तो पीछे वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे कुछ चीज़ें, जैसे कि आइलैंड्स के बारे में पढ़े थे, और कौन से आइलैंड के बारे में पढ़े थे? अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़े थे, है ना? जी सर। हाँ अभी, अंडमान के बारे में पढ़ने को। हाँ अभी दूसरे साइड में भी क्या कहते हैं, आइलैंड के समूह हैं। कौन से समूह हैं? लक्षद्वीप को बोल रहे हैं? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, लक्षद्वीप सर पढ़ा नहीं। मिनिकॉय, कावरत्ती, कवरत्ती, हाँ। कामीन देवी। हाँ अब आते हैं हम लोग दूसरे समूह की तरफ, जिसे कहते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पर हमारे वेस्ट कोस्ट पर जो आइलैंड है उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है ये पूछा जाता है। ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक, सबसे बड़ी बात है कि ये कोरल आइलैंड है, प्रवाल द्वीप। अब बात आती है कि प्रवाल द्वीप क्या होता है, इसको समझा जाए। ठीक है, तो प्रवाल सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहने वाले जीव होते हैं, है ना। सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है सन 56 की लव स्टोरी, है ना। हम दो हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। जब पहले होता ना लव स्टोरी, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मौसम जवा है हंसी, है ना, ऐसा। तो ऐसा टाइप का प्रेम संबंध इनके बीच होता है। एक होता है कोरल प्रवाल, है ना, एक होता है एल्गी, उसके साथ एसोसिएट रहता है। प्रवाल मूंगा, अगर आप कई लोग होंगे जिन्होंने मूंगा पहना होगा उंगली में, है ना, शनि देवता को शांत करने के लिए पंडित जी बताते हैं। वो भी कोरल के लिए खतरा होता है, उसके लिए उसको खुदाई करते हैं, निकालते हैं, मारते हैं, है ना। तो ये हो गया प्रवाल। ये हो गया शैवाल। शैवाल, कौन सा शैवाल? शैवाल का नाम है जू एक्सेंथले। हाँ, जू एक्सेंथले। जू एक्सेंथले नाम का शैवाल होता है, जो इसके साथ सिम्बियोटिकली अटैच्ड होता है, और ये दोनों एक दूसरे की क्षुधा पूर्ति करते हैं। क्षुधा पूर्ति का मतलब यह है कि जो कोरल होता है वो घरौंदा बनाता है। घरौंदा कैसे बनाता है? पानी में जीव जंतु मरते हैं, उनकी हड्डियां होती हैं, हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो वो उस जो कोरल होता है उससे कैल्शियम कार्बोनेट निकाल करके बनाता है पॉलिप। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे पॉलिप। ठीक है, पॉलिप। इससे बनाता है घरौंदा। ठीक है, और ये घरौंदा बनाता जाता है, ऊपर घरौंदा ऊपर उठता जाता है ना।
ऐसे ऊपर उठता जाता है। और इसमें फिर रहते हैं शैवाल, तो इनके साथ अटैच ही बाकी के जीवधारी भी अटैच रहते हैं। ये महासागर का रेन फॉरेस्ट कहलाता है। 2017 यूपी पीसीएस प्री का प्रश्न था, है ना। प्रश्न में था कि ऐसे ही कुछ था कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी किसको कहा जाता है ना। सदाबहार वन, महासागरों का सदाबहार वन किसे कहा जाता है, तो प्रवाल को कहा जाता है, प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। ये है कोरल रीफ, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति, प्रवाल को नहीं, प्रवाल भित्ति को। इसके घरौंदे को, घर ये बनाता है लेकिन ये सपोर्ट करता है बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों को, जेलीफिश को, माइक्रोब्स को। तो यानी महासागर में जितने भी जीवधारी हैं लगभग 25% यहीं पर पाए जाते हैं। यानी जैव विविधता यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संतृप्त होती, ठीक है। तो ये सपोर्ट पा करके किसी आइलैंड को घेरना शुरू करते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इस तरह के जो आइलैंड होते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं कोरल आइलैंड। तो लक्षद्वीप जो हमारा है ये कैसा है, कोरल आइलैंड है। अच्छा, ये बात भी हम बता देते हैं, बाकी अभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट जब शुरू होगा तो उसमें आप आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या है, अन्योन्याश्रयी संबंध क्या है। इसमें प्रवाल ने घरौंदा बनाया, केवल इतना ही नहीं, पानी से पोषण तत्वों को खींच करके ये शैवाल को देता है। पोषक तत्व जो चाहिए होते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व, उन्हें खींच करके ये शैवाल को देता है, ठीक है। और शैवाल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाते हैं और वो इसके साथ में शेयर करते हैं। तो इस तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह यहाँ पर रह रहे हैं अगर देखा जाए तो, है ना। अब इसमें हस्बैंड कौन वाइफ कौन मैं ये नहीं बोलूंगा, नहीं तो यहाँ पर हो जाएगी झगड़ा। पूनम जी तो नहीं है, हाँ मैं ये नहीं कहती नहीं सब लड़कियां कमजोर थोड़ी होती हैं कि वो खाना बनाएंगी, बिल्कुल सही बात है, लड़के भी खाना बना सकते हैं, है ना। तो भाई जो कोई भी हो, एक जो है घर में पूरा घर का देख रहा है, एक बाहर का देख रहा है ना। तो ऐसा ही पूरा सिस्टम यहाँ पर चलता है इनका। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, कोरल आइलैंड हो गए, है ना। अब बात करते हैं कि इसमें जो प्रमुख द्वीप समूह हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इनको बांटा गया है 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है अमीन दीवी ग्रुप, अमीन दीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। अमीन दीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड में 6 मेजर, मतलब छोटे छोटे जो हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन 6 हैं जो मेजर आइलैंड्स हैं, जिनमें कौन कौन से हैं भाई, अमीनी, केल्तन, चतलत, कदमत, बित्रा एंड पेरूमल पार। ठीक है, इसको याद रखना है। अमीनी, केतलत, चतलत, कदमत, बितरा, पेरूमल, पार, ये हैं इस ग्रुप के, ठीक। दूसरा है लक्षद्वीपी ग्रुप, ठीक है। ये लक्षद्वीप पूरा ये नाम है, ये सबको मिलाकर के समेकित रूप से है, लेकिन ये बाइफरकेट करेंगे तो स्पेलिंग में चेंज आ जाएगा, लक्षद्वीपी। ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीपी, ठीक है, ऐसे इसको समझना है, ठीक है। इसमें 5 प्रमुख द्वीप हैं, कौन कौन से, एंड्रोथ, कल्पेनी, कवरत्ती, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और यहाँ पर जो है हमारे नेवी ऑफिसर जो हैं यहाँ पर वो विजिट करने जाते हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे जाते होंगे, क्यों राहुल? गए हो कि नहीं यहाँ? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। गजेंद्र भैया गए हैं कि नहीं कभी यहाँ विजिट करने? नहीं गया सर मैं। अच्छा अच्छा, आपका तो इधर वाला कोर्स है ना, तमिलनाडु वाला? नहीं आ रही सर। हेलो सर मैं रामेश्वरम के पास में हूँ, जो ये द्वीप है ना, अच्छा अच्छा रामेश्वरम अच्छा, द्वीप हाँ पंबन के पास में हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा, राहुल का वीडियो आया था हमारे पास, पूरा हेलीकॉप्टर से पूरा भ्रमण कर रहा था, जो है ग्रुप पे भेजूंगा वाला, देखना। पूरा वहाँ हेलीकॉप्टर से विजिट करके रामेश्वर आइलैंड का पूरा सीन इन लोगों ने क्रिएट किया है ना, बहुत अच्छा सा। तो शिवेंद्र था क्या इधर? हाँ शिवेंद्र जी थे, शिवेंद्र क्लास में नहीं, अच्छा हाँ उसने मैसेज किया था हमको, रास्ते में है, घर जा रहे हैं। पीटी एंड सुहेली पार्क, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कवरत्ती को हमने रेड कलर क्यों किया? इतने सारे आइलैंड हमने लिखे, हमने रेड तो नहीं लिखा किसी को, इसको रेड क्यों किया? सर ये कैपिटल है। कैपिटल ना सर यहाँ की। राइट राइट राइट, है ना, क्योंकि ये कैपिटल है। अब यहाँ पर एक छोटा सा हमने ये बना रखा है ना, थोड़ा सा अलग थलग सा है, बाकी ग्रुप समूह से ये थोड़ा अलग थलग सा है ना। तो ये अकेला जो है, ये बहुत अकेला है लेकिन ठीक है, इसलिए इसका नाम भी लिया जाता है अलग से, मिनी क्वाय, ठीक है, मिनी क्वाय द्वीप इसे कहा जाता है। अब यहाँ से इसकी वजह से एक प्री का क्वेश्चन जो पूछा भी जा चुका है बन जाता है। 9 डिग्री चैनल, क्या कहते हैं 9 डिग्री चैनल, मतलब कि ये अक्षांश रेखा है जो पास हो रही है यहाँ से बीच से, ये सेपरेट करती है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिनी क्वाय से। ये पेपर में पूछा गया है इसलिए इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को मिनी क्वाय द्वीप से अलग करता है, ठीक। और उसके नीचे इधर है मालदीव, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन ये जो है पूछा जाता है, ठीक है। मालदीव, मालदीव को मिनी क्वाय से 8 डिग्री चैनल सेपरेट, 8 डिग्री 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मालदीव को मिनी क्वाय द्वीप समूह से, ठीक है। तो अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, थोड़ा डीप है, मेंस में पूछा जाएगा, यहाँ नहीं पूछा जाएगा, कि जो कोरल रीफ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक होती है बैरियर रीफ, एक होती है फ्रिंजिंग रीफ, और एक होती है एटॉल, ठीक है। तो ऑप्शनल वालों से पूछता हूँ, मिहिर, व्हिच टाइप ऑफ द रीफ सिस्टम, हमारी आवाज हमें सुनाई दे रही है सर, व्हिच टाइप आवाज ऑफ नहीं आ द, रहा। हेलो, हाँ सर। हाँ, व्हिच टाइप ऑफ रीफ सिस्टम lies in the Lakshadweep group of islands, barrier reef, fringing reef or atoll? सर बैरियर रीफ। सर नहीं सर, अटॉल। हो सर सकता अटॉल। हो सकता सर अटॉल। सर अटॉल अटॉल। नहीं, एक बार तुमने मिहिर बोल दिया है सर ना, अटॉल, तो फिर आप क्वेश्चन हमको नहीं नहीं समझ में नहीं, आ रहा था सर। नहीं ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है बताइए। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात हाँ नहीं। और कौन बोला था अभी? पता नहीं सर सर। मैं सर मतलब कौन? लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी, अच्छा क्या बोला? एटॉल, अटॉल। है ना,
एटॉल। जी सर। सर एक्सप्लेनेशन हम करेंगे सब। एनीवन एल्स? एनीवन? कोई और बता सकता है क्या? ऑप्शन क्या क्या थे सर? एक है बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल। सर क्वेश्चन एक बार ये रिपीट पूछा गया भी है, ये प्रिग में भी पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा गया है। सर बैरियर रीफ है क्या? नहीं सर सर, एक फ्रिंजल बार जहाँ रहेगा तक सर। मुझे ध्यान आ रहा है, आप जो बताए थे किसी कि भी समुद्र तट से थोड़ी दूरी तक पाए जाते। सर एक बार हाँ क्वेश्चन रिपीट कर बताए दीजिए थे सर प्लीज। सर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, क्वेश्चन ये है कि हाँ जो ये हमारा मिनी क्वाज जिसके बारे में इतना देर हम लोगों ने बात किया, जी ये जी। किस प्रकार का है? सर एटॉल है, क्योंकि जो भी मतलब जो बैरियर आप लोग बोल रहे हैं, वो बैरियर जो होता है वो कोस्टल मतलब कोस्टल एरिया के रेंज में ही वो मतलब ग्रो करता है। लेकिन जो एटॉल है वो क्या होता है कि जो ओशियन के जो बीच में कोई अगर आइलैंड्स हो जाता है या सैलो लैंड होता है, वहाँ पे वो ग्रो होता है। तो इसलिए सर एटॉल ही होगा। कोई जी इनको सर जो है एटॉल होगा। कंट्राडिक्ट करना चाहे तो कर सकता है, स्वागत है। बिल्कुल। हम्म, कोई कर सकता है? नहीं सर एटॉल यही होता है जो बताया अभी। ठीक है जी, ठीक है, अभी आंसर आप लोग ढूंढ के बताना, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ, अब जो है सर आंसर का जस्टिफिकेशन आप लोग करेंगे। ठीक है, देखो, हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, है ना? सर मुझे लेकिन तो क्यों? बैरियर रीफ का ही याद आ रहा है, आप हाँ ये ठीक शायद है, बताए। अच्छी बात है, लेकिन सर अच्छी ये बात जब है। भी आइलैंड कोई बीच में होता है तो वहां पे सर फ्रिंजल रहता है। अच्छा, अभी फ्रिंजल राहुल तो जी आप सर लोग। होता है वो कोस्टल, मतलब जो कोस्ट होता है उसी के साइड में ग्रो करता है, मतलब उसके लग के ग्रो होता है। और जो बैरियर होता है ना, वो थोड़ा सा कोस्ट से अलग होके होता है, तो वो लगून लेक का फॉर्मेशन करता है। और जो एटॉल होता है वो सर ओशियन के बीच में फॉर्म होता है, जो सैलो लैंड होता है, आइलैंड होता है, वहां पे वो ग्रो करता है। तो मेरा तो यही सर पॉइंट ये ऑफ व्यू। सर ये भी तो पॉइंट है इसमें, ये जो अटॉल होता है वो बैरियर के ऊपर ही अलग से ग्रो होता है राउंड शेप में। बहुत बढ़िया, चलो डिस्कशन तो हुआ। हम्म हाँ, तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि एक होता है जो कोस्ट से लगा हुआ होता है, ये तट है ना? फ्रिंजिंग। है ना? ये कोस्ट से लगा हुआ उगता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक? ये हो गया, क्या कहते हैं, बैरियर, है ना? कोस्ट लगा हुआ है। अगला होता है फ्रिंजिंग, है ना? फ्रिंजिंग, जैसे कि मान लो ये कोई आइलैंड है, ग्रो कर रहा है, ये ऊपर आ रहा है। एक आइलैंड है जो कि ऊपर आ रहा है, उठ रहा है धीरे धीरे। क्यों ऊपर उठ रहा होगा? कौन उठा रहा होगा? मैग्मा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के पास से। राइट राइट। थोड़ा 3D बना लेते हैं। पेंटिंग क्लास चल रही है ना सुबह, इसलिए थोड़ा पेंटिंग जो है आर्ट एंड आ क्राफ्ट। रही है हमको धीरे धीरे। हम्म हाँ, तो अब एक होगा यहाँ पर, अगर इसको इमेजिन करो कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो इससे सटा हुआ गोल गोल इसको पूरा घेरेगा, पूरा गोल गोल इसको घेरे हुए, ये होता है फ्रिंजिंग, ठीक है? ये होता है बैरियर। और अब ये और ऊपर उठ गया या नीचे धस गया, कभी कभी क्या होता है, ये पूरा ऊपर नहीं उठा होता है ना? या नीचे धस जाता है कई कारणों के कारण, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज कारण, प्लेट विवर्तन के कारण। अभी ये इस तरह दिख रहा है कि जैसे मान लो ये तवा है ना? तो इसको जो है ये पूरी तरह से गोल गोल
घेरे हुए है ऐसे, है ना। इसमें बीच बीच में पानी है ना, बैरियर में लगून झीलों का निर्माण करता है। जैसे कि कोई एग्जांपल बताइए, उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील जल है। चिल्का। पिंक लेक। राइट 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 राइट, ठीक है। तो ये चिल्का झील अभी ये आइलैंड के किनारे किनारे है, उससे सटा हुआ है, कोरल आइलैंड का ये विकास कर रहा है ना। और अगर ये थोड़ा सा अभी नीचे है मान लो, या नीचे हो जाता है, ये यही चीज है जो नीचे धस गया। क्यों धसा? बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज, है ना। ये नीचे धस गया, ये होता रहता है, कोस्टल लैंड का अपलिफ्टमेंट होता रहता है और नीचे भी धसता रहता है। नीचे धस गया, चलो ये बना हुआ था, तो अब ये कैसा रह जाएगा? यही जो है ए है जो अभी नीचे धसेगा, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ अब बताओ, अब ये हो गया एटॉल, ठीक है। दिस इज द फ्रिंजिंग एंड दिस इज द बैरियर। केवल एक ही जो है बच्चे का आंसर सही हुआ। किसका? कौन होता है? किसका किसका आंसर सही था? राहुल सिंह। हाँ बिल्कुल, राइट राइट, राहुल जी का आंसर सही था, है ना। उन्होंने बोला था कि फ्रिंजिंग रीफ है ना। तो ये इसका राइट आंसर है, यहाँ पर ये फ्रिंजिंग रीफ है, सर ठीक है। सर बट आप बताए थे कि जो कोस्ट से लगकर जो मतलब कोरल रीफ जो ये ग्रो कोस्ट करते है, हैं। हाँ बिल्कुल, ये कोस्ट से लगकर ग्रो कर रहा है, राइट। सर बट एक कंफ्यूजन हो गया है सर। जैसे जो बैरियर रीफ होते हैं वो लगून लेक का फॉर्मेशन करते हैं, तो मतलब सर वो जो होंगे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे ही ग्रो करेंगे सर, जो भी कोरल रीफ होंगे 2D तभी। बनाता हूँ, राइट राइट, डाउट अच्छा है, 2D बनाता हूँ, हाँ तब सर। क्लियर होगा डाउट। सर जब, और मुझे जहाँ तक याद है आपने जब ये पढ़ाया था कोरल रीफ्स, तो एग्जाम्पल्स में भी लक्षद्वीप आइलैंड को इसी में बताया था, अटोल में। इसमें लक्षद्वीप में कई ग्रुप हैं, हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, है ना, है ना। तो उसमें बहुत सारे हैं आइलैंड, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, जो मेन इसका ग्रुप है आइलैंड का, वो है फ्रिंजिंग रीफ है, यही आंसर सही है ना। इसमें एटॉल भी कई जगह पर पाए जाते हैं, ये भी है ना, लेकिन जो सही आंसर है वो फ्रिंजिंग है। क्यों? क्योंकि देखो ये हो गया, चलो इसको ले लो बैरियर, ये हो गया बैरियर। चलो दूसरा, ये ज्यादातर कोस्ट लगे होते हैं, आइलैंड्स नहीं, जो बैरियर होते हैं, ठीक है। इसका बेस नीचे तक है, इस कारण से टिका हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सेपरेट है ना। बीच में पानी भी है, यही तो इसकी खूबसूरती देता है। ये हो गया फ्रिंजिंग, ठीक है। तो ये आइलैंड इस तरह के हैं, सीधे कोस्ट के पास तुमको ये नहीं दिखाई देगा, है ना। अगला, अच्छा कहीं कहीं पर ज्वाइंट भी होता है, और ये भी कहीं कहीं पर खुला होता है, जहां पर लेक बन जाती है फिर, है ना, तभी लेक बन जाती है वो। लेकिन ये रिंग की तरह नहीं, ये रिंग की तरह है ना, एकदम पकड़ा हुआ है।
अच्छा ये और नीचे धंस गया, ये पहले ऊपर था एकदम सटा हुआ था, चलो ठीक है, और नीचे धंसा तो बन गया फ्रिंजिंग, और नीचे धंस गया, और नीचे धंस गया, ये लो, अब ये बन गया एटॉल। ठीक है, अब ये बन गया है एटॉल। तो तीनों में यह अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें जो मेजर आइलैंड्स हैं वो फ्रिंजिंग हैं, यहां तक कि जो कैपिटल है वो अभी फ्रिंजिंग है। ठीक है, अभी भी किसी को जो है डाउट है इसके बारे में? सर ये ब्लैक वाला कोरल रीफ है या रेड वाला इसमें? ब्लैक वाला आइलैंड है ना, जो ब्लैक कलर बनाया हूं मैं, और जो उसको ठीक गोल गोल जो घेरे हुए है वो वो कोरल है, जो घेरे हुए है ठीक ना, है। उससे सटा हुआ है, ये एकदम कोस से सटा हुआ है ये। जी इसमें क्या था कि ये थोड़ा आउट डाउन हो गया, तो किनारे किनारे इसके पानी भर गया, है ना, तो अब वो दिखाई देने लगेगा ऐसे। चलो ठीक है ना, और फिर और डाउन हो गया, वो नीचे ही चला गया, सरफेस पर आइलैंड नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पर ये जो है, अच्छा ये अब सोचने की बात है कि ये किस आधार पर खड़ा है ना, इसका बेस क्या है? इसका बेस है यही, क्योंकि ये नीचे से ग्रो हुआ है। ये से ये अपने आधार पर खड़ा है। ठीक है, अभी कोई डाउट है? सर आप जो तो पहले एक बताए मिनट थे। मीर भाई, एक मिनट, हाँ शायद हमारा आपका एक ही क्वेश्चन हो जाए। ये जो लगून झील है, इसका मतलब जो फ्रिंजिंग और बैरियर के बीच की जो जगह होती है वहां पे बनना चाहिए इस हिसाब से तो। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है सर। आप पहले बताए थे कि जो कोस्ट से लग के जो कोरल्स ग्रो होते हैं उसे बोलते हैं फ्रिंगिंग, और जो कोस्ट से थोड़े से दूर पे जो मतलब कोरल्स ग्रो करते हैं वो होते हैं बैरियर। तो जो उनके बीच का जो पानी जो बचा वही जो होता है वो लगून लेक फॉर्मेशन करता है। और जो सर जो आइलैंड्स के बीच में जैसे जो बीच जो हो गया समुद्र, वहां पे अगर कोई कोरल्स मेरा ग्रो कर रहा है तो वो करता है अटॉल का फॉर्मेशन। और सर हम आपसे एक क्वेश्चन भी किए थे कि सर कि क्या अटॉल भी लगून लेक का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस समय बोले थे सर आप हाँ कि हाँ अटॉल भी जो है वो लगून लेक का फॉर्मेशन करता है। तो ये सर कंफ्यूजन हाँ, थोड़ा सा लगून था। लेके ये भी, लगून तीनों जगह है, लगून तीनों में बनेगा भाई। हम्म। लगून तो ये होता है चाहे वो कोरल के बीच में हो, चाहे वो दो, अगर यहाँ पर कोरल ना भी हो तब भी लगून बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कोरल ना हो करके यहाँ पर अगर कोई एक दूसरा माउंटेन है या आइलैंड है और बीच में छिछला पानी है, तब भी इसे क्या कहेंगे? लगून लेक, तब भी कहेंगे। अब ये कोस्ट है और यहाँ पर ये कोरल है, अब भी पानी है, तब भी कहलाएगा लगून लेक। केवल कोरल कोरल के बीच में पानी है, यह भी कहलाएगा लगून लेक। सबसे ज्यादा खूबसूरत यही होगा। क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है यहाँ पर, शेल फिश। और लोग यहाँ पर रात में जगमगाते रहते हैं, है ना, बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को यहाँ पर मिलता है। लगून लेक तो तीनों जगह ही बनेंगी, है ना, क्योंकि परफेक्शन कहीं पर नहीं है। यहाँ पर भी बीच बीच में ब्रीच हो जाने के कारण पानी एंटर मार जाता है ना, लेकिन हर जगह नहीं। अब उड़ीसा का इतना लंबा तट है, सब जगह तो क्यों नहीं है, है कि नहीं? तो अब ये क्लियर हुआ कि लगून लेक हर जगह बनेगी, तीनों में ही लगून है, एटॉल में भी लगून है, ऐसे है, ऐसे है ना, अब बीच में इसके पानी भरा हुआ है।
और ये तब भी लगून है। तब भी है, ठीक। और यहां पर भी है, यहां पर भी है। ये भी पूरा परफेक्ट नहीं होता है टच। परफेक्शन तो कहीं नहीं है ना। ये देखिए, यहाँ पर भी जो है ये भी लगून झीलें हैं, और यहाँ पर भी लगून झील है, ये भी लगून झील है, छोटी सी, है ना। तो यानी सबसे बड़ी लगून झील कहाँ देखने को मिलेगी? एटॉल पे। एटॉल में, राइट, एटॉल में देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है? अभी है तो पूछ लो भाई। सर क्लियर गल्फ करें। ऑफ मन्नार के पास जो कोरल रीफ पाई जाती है तो वो कौन सा मतलब पाया जाएगा, बैरियर रीफ रहेगा या फ्रिंगिंग रहेगा? देखो, कोई एक नहीं होता, हर जगह सभी होते हैं समीकृत रूप से। सर मेरा बस एक ही कंफ्यूजन है ना सर, जैसे कि जैसे जो मान लीजिए ये कोस्ट है, ये मेरा मेन कोस्ट है। ट्रू और एटॉल नहीं मिलता। देखो, ट्रू एटॉल जल्दी नहीं मिलता है। ये जो हमने ये बनाया है ये ट्रू एटॉल है ना। तो ट्रू एटॉल हर जगह नहीं मिलता है। एटॉल्स जो देखने को मिलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड में भी देखने को मिलते हैं कुछ नंबर्स में, है ना। ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप में एटॉल्स नहीं मिलते हैं। एटॉल्स में भी एटॉल्स जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो लक्कादीवी है, लक्कादीवी जिसकी बात चल रही थी, वहां पर जो है लक्कादीप में जो बात करें, लक्कादीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो मेनली क्या है, वहां पर फ्रिंजिंग रीफ है। लेकिन ओवरऑल जब बात करेंगे लक्षद्वीप की, तो वहां पर जब बात करेंगे सबसे ज्यादा क्या है ना, तो वहां पर एटॉल्स लार्ज नंबर पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर एटॉल्स बहुत नंबर पे हैं लेकिन वहां आइलैंड नहीं हो दिखाई देगा, क्योंकि आइलैंड ऑलरेडी सबमर्ज हो चुका है। तो वो द्वीप है लेकिन नीचे धंस चुका है ना। वो आइलैंड है लेकिन वो सबमर्ज हो चुका है। जो आइलैंड बचे हुए हैं, जहां पर कुछ सेटलमेंट है, जहां पर लोग रह रहे हैं, जहां पर एग्रीकल्चर नाम मात्र की हो रही है ना, तो वहां पर उसको अगर कंसीडर करके देखेंगे तो इसका मतलब जगह तो होनी चाहिए, तभी तो कंसीडर करेंगे, है ना। खड़े होने की जगह तो हो। यहाँ खड़े होने की कहाँ जगह है? यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, यहाँ सेटलमेंट की जगह नहीं है, यहाँ घूमने नहीं जाओगे, है ना, यहाँ पर घूमने जाओगे। तो जो आइलैंड अस्तित्व में है ना, जिनका नाम पड़ा हुआ है कवरत्ती, है ना, तो उनके अगल बगल आपको देखने को मिलेगा फ्रिंजिंग। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर लक्षद्वीप की बात करेंगे तो वहां बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो ऐसे वहां पर वेरियस एटॉल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर तुमने लक्षद्वीप समझा तो तुम्हारा आंसर सही है। लक्षद्वीप ही समझ में आया। जी सर, हाँ, मुझे भी। अगर हाँ तो फिर सही है, क्योंकि वहां पर जो लार्ज नंबर पर ये देखने को मिलते हैं एटॉल। लेकिन तब भी अगर हम बात करते हैं किसी आइलैंड के रिस्पेक्ट में, जब बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आइलैंड जिंदा है, यानी वो हैबिटेट कंडीशन में है, वहां पर लोग हैं। तो इसका मतलब कि है, तो इसका मतलब कि वो पानी में धंसा हुआ नहीं है। पानी में धंसा हुआ नहीं है तो या तो ये होगा या तो फिर ये होगा, है ना। तो उस दशा में यहाँ पर देखा जाएगा तो फ्रिंजिंग रीफ अधिकांश मात्रा में देखने को मिलेंगे, है ना। जी सर। तो ठीक है ना, अच्छा डाउट था, कम से कम इससे चीजें
काफी हद तक क्लियर हुई होंगी, जो डाउट रहे होंगे पीछे के। सर ठीक, हाँ। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन होंगे लक्षद्वीप के रिस्पेक्ट में, तो हाँ, एटॉल सेलेक्ट करेंगे फिर? अगर वो पूछता है कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वहां पर सबसे ज्यादा किस टाइप के कोरल रीफ है, तो वहां पर एटॉल। लेकिन अगर वो बात करेगा किसी पर्टिकुलर आइलैंड की, जब बात करेगा, है ना, लक्षद्वीप की बताओ, मिनी कॉय के बारे में बताओ, है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो अस्तित्व में है ना, अस्तित्व में है, दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो मतलब कि वहां पर एटॉल नहीं है ना, क्योंकि वो दिख रहा है, अभी पूरा सबमर्ज नहीं हुआ है, एटॉल यहाँ पर है, नीचे चला गया है, तो यहाँ पर एटॉल दिख रहा है। लेकिन अब आइलैंड अस्तित्व में है, तो फिर वहां पर फ्रिंजिंग होगा। किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो वहां पर फ्रिंजिंग सही हो जाएगा, लेकिन जब पूरे ओवरऑल की बात करेंगे तो वहां पर जो है एटॉल सही हो जाएगा। तो अगर वहां पर देखो पूछा क्या है, लक्षद्वीप पूछा है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड ऐसे करके पूछा है, या फिर पूछा है कि मिनी कॉय के बारे में बताओ, लक्षद्वीप के बारे में बताओ, तब जो है सही हो जाएगा ये वाला, सर क्योंकि वो अस्तित्व। हाँ। सर बस एक छोटा सा डाउट है सर। जैसे एक कोस्ट है, ठीक है ना, जैसे कि मेन लैंड है, और मेन लैंड में ही लग के अगर कोई कोरल ग्रो कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे फ्रिंगी, और अगर उससे थोड़ा सा दूर होकर अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे बैरियर। यही है ना सर? नहीं भाई, सर मैं फिर अभी क्लियर भी करूं डाउट मेरे है। का डाउट। हाँ सर बिल्कुल यही चीज बिल्कुल, आप ही आप करिए। पहले जो बताए थे सर, वो मतलब दिमाग में बैठ गया, यही चलते कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमने जो पहले बताया था उसको फिर सुनना देखना। हाँ हाँ, बताइए राहुल जी। मेहर ऐसा है कि अगर किसी भी तट से लगकर कोई भी कोरल रीफ ग्रो कर रहे हैं, और वो क्या हम्म कर रहे हैं, जलराशि में आपस में अगर थोड़ा सा भी विभाजन कर रहे हैं आपस में, तो वहां पर बैरियर हो हम्म, जाएगा, चाहे वो द्वीप जी। समूह से लगकर हो या फिर वो मेनलैंड से लगकर हो। हाँ रितुल जी, जा सकते हैं आप। हाँ हम्म हाँ, ठीक। हाँ हाँ, बताइए। और जैसे एक आपका जो एक सेकंड फ्रिंज। राहुल भैया, एक सेकंड बस, थोड़ा सा आपके पॉइंट में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक मेरा मेन लैंड है, ठीक है, तो मेन लैंड के बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है ना। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही थोड़े से दूरी पर, मेन लैंड से थोड़े से दूर पर ही एक मतलब मेरा कोरल ग्रो कर रहा है, और उसके बीच में, मेन लैंड और कोरल के बीच में एक लेक फॉर्मेशन हो गया, तो वो हो गया मेरा लगून लेक का आएगा, तो वो हो गया मेरा बैरियर रीफ, ठीक है। और अगर उसी से मेन लैंड से सट कर ही अगर कोई कोरल ग्रो कर रहा है तो वो हो जाता है फ्रिंगी। सर के अकॉर्डिंग ही अगर बात करें तो। मेनलैंड मतलब वो आइलैंड की बात कर रहे हो या फिर एक बड़े महाद्वीप की बात कर रहे जैसे हो? इंडिया का ही बात आइलैंड करते हैं। आइलैंड से हाँ। सटकर है, अगर आइलैंड से सटकर है तो आपका फ्रिंगल हो जाएगा। और अच्छा अगर मेनलैंड से सटा हुआ, जैसे बड़े किसी महाद्वीप से सटा हुआ है, उसके किनारे किनारे चल रहा है, वहां पर वो बैरियर हो जाएगा। अच्छा, मतलब अगर इंडिया का मेन लैंड है, अगर इंडिया का बात करें, तो इंडिया के कोस्ट से लगकर अगर कोई ग्रो कर रहा है तो वो हो जाएगा बैरियर। वो वही पैरेलल है। टू शोर, वो हाँ सर तट वही। के समानांतर फैलता जाता है। जैसे ये जी। कोस्ट है, ये कोस्ट है ना, ये कोस्ट है, हम्म ठीक है, ये कोस्ट है, तो ये जो होता है इसके पैरेलल ग्रो करता जाता है ना, ऐसे ही इसके समानांतर लग करके ग्रो करता जाता है आगे तक, जी। ठीक है। हाँ, ऐसे, ये हो गया कोरल, ये हो गया हम्म बैरियर रीफ। ठीक है सर। इनकी साइज जो है बहुत बड़ी होती हम्म है ना, बहुत लंबे लंबे किलोमीटर के दायरे में फैले होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। जबकि एटॉल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, सेंट्रल लगून बनाते हैं, केंद्र में लगून बनाते हैं। ये जो लगून बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, पैरेलल टू द शोर, बीच बीच में कहीं ना कहीं ब्रिज होंगे तो पानी इंटर कर जाएगा, इस तरह की झीलें बनाएंगे ये। ठीक है, तो जो इसके बीच में इमेजिन कर लो, है ना,
हाँ ये बन तो गया, यहाँ नहीं, चलो ठीक है ना, ऐसे बना लेंगे। ठीक, ये हो गया बैरियर, दूसरा हो गया फ्रिंजिंग। ठीक है, क्लियर? जी सर, अब क्लियर हो गया। तो जो बताया राहुल जी ने कि वो जो लगून बना रहा है ऑन द शोर, मेन लैंड से सटा हुआ है ना, वहां पर तो मेन लैंड में तो बन ही नहीं सकता ना, मेन लैंड में तो बनेगा यही बनेगा ना, बैरियर ही कहीं कहीं पर बन सकता है, जहां पर ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, जहां पर जैसे मान लो ऐसे है इसका कॉन्टिनेंटल सेल, तो यहां से उगना शुरू कर दे तो फ्रिंजिंग यहाँ पर भी बन जाएगा, ऐसा नहीं यहाँ पर नहीं बन सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ की बात समाप्त होती है ये डाउट वाली। अभी हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि थोड़ा सा आइलैंड के बारे में इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा समाप्त करते हैं। जो यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पर ओरोग्राफिक फीचर नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उच्चावच ओरोग्राफिक फीचर्स आर नॉट विजिबल इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी यहाँ ना प्लेट्यूज हैं, यानी ना पठार, ना माउंटेन्स पर्वत, है ना, इन सब चीज का अभाव है, पूरा का पूरा प्लेन है ना, पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वैलीज भी नहीं है, घाटियां भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर नहीं पाई जाती है, तो इस कारण से नदी होगी क्या, नदी भी नहीं होगी, क्योंकि जब पर्वत नहीं है तो नदी कहाँ से निकलेगी, है ना। तो टोपोग्राफी इज द फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट, एकदम समतल भूमि है ना। तो जिस कारण से जो रिलीफ फीचर्स हैं जैसे कि हिल्स, स्ट्रीम, वैलीज, ऑल आर एब्सेंट इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और एकमात्र ऐसी जगह जहां पर इस तरह के हैं। लेकिन यहाँ पर जो जंगल हैं बड़ी सघनता से पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, है ना, रेनफॉल अच्छी होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेयर स्पीसीज पाई जाती है जिसकी इलीगल ट्रेड होती है, और यहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है, और उसकी कीमत जो है करोड़ों में होती है ना। वो होता है सैंग बोआ, स्नेक सैंग बोआ। ठीक है, एक सांप होता है, आप में से किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, एक सांप होता है, दो मुहा सांप होता है, एक साइड मुंह छोटा होता है, एक साइड मुंह बड़ा होता है, 6 महीना एक तरफ चलता है, 6 महीना एक ही तरफ चलता है, ऐसे टाइप का सांप होता है, रेडिश कलर का होता है, सैंग बोआ स्नेक, है ना। और वो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पाया जाता है, ये रेयर स्पीसीज में भी है और इंडेंजर्ड स्पीसीज में भी है IUCN की रेड बुक में, क्योंकि इसकी इलीगल ट्रेड होती है तंत्र मंत्र में। अगर ये 2.5 किलो का है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो जो इलीगल ट्रेड करने वाले होते हैं, है ना, वो इसके मुंह में बेचने से पहले अगर इसका जो साइज होता है, मतलब इसका जो भार है कम है, तो उसके मुंह में छर्रे डाल देते हैं साइकिल के, ढेर सारे सांप के अंदर, बेचारे के जहर नहीं होता बेचारे के अंदर इसके, है ना। तो वो हो जाता है भारी, तो उसको तौल करके बेच के चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि मर जाता है सांप 2-3 दिन के अंदर ही, है ना। तो ये भी होता है। कोई देखा है दो मुहा सांप? सर देखा है, बहुत लेजी सा होता है। लगभग सभी लोग देखे होंगे सर। नहीं देखे होंगे, क्योंकि इस तरह सर वैसा नहीं देखे, बाकी देखे हैं। नहीं सर देखा है, ये बहुत धीरे से सर चलता है, मतलब लेजी ब्राउन सा कलर पड़ा का रहता है। होता है और इसमें शायद हड्डी नहीं होता। हाँ, हड्डी नहीं होता। वो जो सांप का खेल दिखाने आता है वो लोग के पास होता है। इसको पकड़ना या इसका खेल दिखाना
जो है कानूनन अपराध है ना, ये होता है। देखा? जी सर। हाँ, ये वाला नहीं देखे होगे। ठीक है सर ये सांप इतना महंगा क्यों होता है? इसमें लिखा 1.25 करोड़। हाँ, 1.25 करोड़ के लगभग होता है सांप, बाप रे बाप। जो है इसका यूज क्या हालांकि होता होगा सर? यूज इसका जो है कुछ पता नहीं क्या करते होंगे, इसमें कुछ लोग इसको तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करते हैं, वुडू डॉल बनाते हैं, और कुछ लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं मतलब कि ऐसा कुछ एनर्जी बूस्टर टाइप की मेडिसिन बनाने में, कुछ ऐसा कुछ लोग करते हैं, है ना। हमको ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है कि इसको क्यों इलीगल ट्रीट करते हैं, है ना, लेकिन महंगा बहुत होता है। 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ तक जाती है इनकी कीमत। अगर ये 2.5 किलो के हैं तब, नहीं तो इनकी कोई कीमत नहीं होती है, कुछ इनका मानक है ना। खैर, तो अब आते हैं, हमने इसको फिनिश किया, अब देखते हैं कि जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर अनक्लॉज क्या है, बाउंड्री लाइन कहाँ तक किस चीज़ की कहाँ तक होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम फिर से बनाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात पूछनी थी। अभी आपने बताया लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीप समूह 3 होते हैं, ठीक है। एक अमीन द्वीप भी बताया था, एक लक्षद्वीप भी बताया था, और तीसरा मिनी का होता है। हाँ अच्छा अच्छा, वो मतलब अकेला रहा, उससे कोई भी वो नहीं है। हाँ, जो अकेला और है बेचारा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर। ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि कोस्ट तो हम लोगों ने देख लिया कहाँ तक है, कैसे होता है मेनलैंड। अब देखेंगे यहाँ पर कि समंदर में किसी भी देश की सीमा रेखा कहाँ तक होती है, ठीक है। बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं इसको लेकर के, है ना। बहुत सारे डिस्प्यूट्स इसको लेकर के हुए हैं, बाउंड्री लाइंस को लेकर के डिस्प्यूट्स हुए हैं कि पानी में किसी देश की सीमा रेखा कहाँ तक होती है, पानी में किसी देश के कहाँ तक क्या अधिकार होते हैं। आज हम लोग अभी इसको अध्ययन करेंगे। कहीं पर ब्रीच है क्या? कहाँ पर है भाई? सर इधर पूरा खुला हुआ है ना सर, वियतनाम लाओस के पास खुला हुआ है सर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर छोटा सा। अब सही है। तो अभी इसके लिए डिस्प्यूट जो होते थे उसका निपटारा कराने के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, जो कि कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट्स को सुलझाता है, हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है ना। ये भी पूछा गया है, फ्री में पूछा गया है। तो एक इंटरनेशनल लॉ डिफाइन किया गया, महासागरीय कानून, है ना, जिसे कहते हैं अनक्लॉज। यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी। हाँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, महासागरीय कानून है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है अनुमोदित है। किसी राज्य को इन नियमों को मानना होता है और डिस्प्यूट्स का निपटारा इसी आधार पर किया जाता है।
तो उसके आधार पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग मैप पर देखते हैं इस तरह से वाकई में जो कोस्ट लाइन होती है वो नहीं होती है ना। एक्चुअल में जो कोस्ट लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। कटा फटा रहता है, आगे बढ़ता रहता है, नीचे जाता रहता है, समय के साथ में परिवर्तित होती रहती है इरोजन एंड डिपोजिशन के कारण। ये ऐसे ऊंचा खाली ऐसे होती है, ठीक ऐसे होती कोस्ट लाइन। तो इस तरह से तो ड्रॉ नहीं किया जा सकता है कब कहां पे क्या हुआ क्या नहीं। तो सभी अपर एजेस को जोड़ते हुए जो ब्लैक वाला हमने खींचा है, देखो है ना, ये एक लाइन हमने खींच दिया यहाँ पर, है ना ऐसे। तो अब इनके बीच में है ना जो पानी भरा होगा होगा ही, इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने खींच दिया है ऑल अपर एजेस को ज्वाइंट करते हुए। तो पहले तो बात करते हैं दोनों हैं कौन। तो ये जो रियल वाली है इसे कहते हैं, इट इज नोन एज द कोस्ट लाइन, तट रेखा कहलाती है, ठीक। और जो ये वाली होती है इसे कहते हैं बेस लाइन। सर ब्लैक वाली को बेस लाइन बोले ना आप? हाँ, ब्लैक वाली को बेस लाइन हमने बोला, इसे कहते हैं आधार रेखा, ठीक। मीन द कोस्ट लाइन इज द एक्चुअल लाइन ऑफ ए कंट्री बट इट द हाईली zigzag and changeable with the time because of the erosional and depositional activities। अपर्दन एवं निक्षेपण लगातार चलते रहने के कारण हम बार बार तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम सभी अपर एजेस को जोड़ते हुए एक औसतन लेते हुए एक ऐसे खींच लेते हैं लाइन, जिसे कहते हैं बेस लाइन। एंड ऑल द मेजरमेंट ऑफ ए कंट्री डिपिक्टेड थ्रू द बेस लाइन इन द मैप एंड ग्लोब। क्लियर? तो ये हो गया बेस लाइन। और तो अब जो पानी इन दोनों के बीच में भरा है इसे क्या कहते होंगे? इसे कहते हैं इंटरनल वाटर। ठीक है, सॉरी इंटीग्रल वाटर, ठीक। इंटरनल वाटर या इंटीग्रल वाटर दोनों ही कह सकते हो, यानी आंतरिक जल। ये इसको माना जाता है कि वो लैंड का ही पार्ट है, कोस्ट का ही पार्ट माना जाता है इसे। झीलें मेली खूब सारी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। और अब बात करते हैं इसके बाहर समंदर में जो सीमा की बात करेंगे, ओशनिक बाउंड्री लाइन। अब यहां से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहां से लीजिए 12 नॉटिकल माइल का एरिया, यानी यहां से यहां तक, है ना। 12 नॉटिकल माइल का एरिया होता है। एक नॉटिकल माइल्स में 1.8 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। 1.8 किलोमीटर होते हैं 1 नॉटिकल माइल्स में। तो यहां तक का जो एरिया देखने को मिल रहा है ये कितना हो गया? 12 नॉटिकल माइल्स, है ना। इसे कहते हैं मैरीटाइम बेल्ट। ये कहलाती है मैरीटाइम बेल्ट।
महासागरीय परिक्षेत्र, किसी भी देश को इसमें पूर्ण अधिकार होता है कि वो किसी को आने दे या ना आने दे, किसी से टैक्स वसूले, कस्टम ड्यूटी ले, है ना, पूर्ण अधिकार। जैसे कि किसी देश का अपने लैंड पर अधिकार होता है, तो वैसे ही समझ लीजिए ये किसी देश की महासागरीय सीमा है और इस पर भी उस देश का पूरा ही अधिकार होता है। ठीक, अब यहां से 24 नॉटिकल माइल लेते हैं। नॉटिकल माइल यहां 24 नॉटिकल माइल, इसे कहते हैं कॉन्टिगुअस जोन। इट इज द कॉन्टिगुअस जोन, विशिष्ट आंतरिक परिक्षेत्र जिसे कहा जाता है। ट्वेंटी 24 नॉटिकल माइल तक, है ना। यहां पर क्या है कि वो कस्टम नहीं ले सकता है, कस्टम नहीं ले सकता है, लेकिन यहां तक हमारे कोस्ट गार्ड जा सकते हैं, आ सकते हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर हमें चाहिए होती है, कहीं कोई हमारे देश की तरफ आक्रमण न कर दे, चला आ रहा है कुछ, तो यहाँ हम किसी दूसरे को परमिट दे सकते हैं आने या जाने की, कि तुम आओगे या नहीं आओगे, है ना, तुम एंट्री मारोगे या नहीं मारोगे। अभी 2015 की बात है कि पाकिस्तान के कुछ लोग इधर से आ रहे थे तो उनको उड़ा दिया गया था, शिप्स को, है ना, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर बिना हमारी परमिशन के कोई एंट्री नहीं मार सकता है, वो बगल बगल से चला जाए, इस सिक्योरिटी पर्पज से। तो यहाँ पर एक तरह से हम लाइसेंस सिस्टम कह सकते हैं, यहाँ पर हम चला सकते हैं। बाकी आइलैंड भी बना सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई दूसरे को हम परमिट नहीं दे सकते। यहाँ पर हमारी नेवी आ जा सकती है आराम से, कोस्ट गार्ड जो होते हैं, नेवी ना कह करके हम यहाँ पर कोस्ट गार्ड शब्द का इस्तेमाल ज्यादा उचित समझते हैं। लोग आते जाते रहे, खड़े रहते हैं हमारे लोग। हाँ, यहाँ पर हैंड रेज किया है किसने? राहुल जी ने। हाँ बताइए। हेलो, हाँ राहुल जी। नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये भी समझ लीजिए, ये नियम पूरे विश्व में लागू होता है। सर क्या हुआ? एक डाउट है। हाँ, कॉन्टिगुअस जोन जो 24 नॉटिकल माइल्स है, ये बेसलाइन से है? हाँ। ओके। अगला आता है आपका EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये EEZ, विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पर क्या अधिकार होंगे, कहां तक होता है? 200 नॉटिकल माइल्स। तो यहीं पे वो वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह होते हैं ना, प्राकृतिक संसाधन के दोहन का अधिकार है, ये वही है ना? हाँ, यहाँ पर पूछा भी जाता है कौन कौन से अधिकार हैं, है ना, ये पूछा भी गया था पेपर में, है ना, कि यहाँ पर किसी देश के अधिकार क्या क्या होते हैं। यहाँ पर ये अधिकार नहीं है कि किसी को आने जाने से रोक दो, ठीक है, यहाँ पर हम किसी को आने जाने से रोक नहीं सकते हैं। आओ जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, ठीक है,
यहाँ पर क्या था कि लाइसेंस दे सकते हैं, आने दे सकते हैं, नहीं आने दे सकते हैं, है ना। कोस्ट गार्ड यहाँ तक पूरी तरह से विचरण कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जाएगा आएगा, लेकिन क्या क्या नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हो वो दूसरा वाला कंट्री नहीं कर सकता है। भले आए जाए निकल जाए आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हाँ राहुल जी एक, हाँ ठीक है बताइए, हाँ बताइए। सर आपने इसमें बताया था कर कहाँ तक वसूल सकते हैं, कौन सा बताया था, सुनाई नहीं दिया। आपकी आवाज ही नहीं हमको सुनाई दे रही, पता नहीं क्यों आज क्लियर कोई। सर वो कस्टम ड्यूटी का पूछ रहे हैं। सर कस्टम ड्यूटी आप बताए ना, तो कौन से कोस्ट तक कस्टम ड्यूटी वसूल कर सकते हैं ये पूछ रहे हैं। मैरीटाइम बेल्ट तक टोल नॉट। मैरीटाइम बेल्ट में हम किसी से जो है कस्टम ड्यूटी वसूल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ इसका मतलब आ रहा है, ट्रेड करने आ रहा है ना। सर पर मैं ना ऐसा लग रहा है कि वो 24 तक होता है क्या सर वो? सर 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है सर। हाँ 24 का है। नहीं लाइसेंस का है कि कस्टम का। टोल टैक्स तो कोस्ट पर लैंड करने पर ही पड़ेगा ना। सर कस्टम का बताया था। नहीं कस्टम का मतलब होता है जब वो पोर्ट पर बंदरगाह पर आता है तब हम वसूलते हैं ना, बीच रास्ते में थोड़ी ना उससे कस्टम लेते हैं कभी। कस्टम कब लेते हैं? जब कोई शिप आती है ना, और हमारे यहाँ पर पहुंच जाती है, लैंड होने का वेट कर रही है, तो हम यहाँ बीच में पार्किंग करवा लें, ले लें, उससे वसूलें, क्योंकि वो हमारे यहाँ अब पहुंच गई है गुड्स ले करके। यहाँ पर हम परमिट का पेमेंट लेते हैं, है ना। अगर किसी को जाना है आना है, अगर उसको इधर जाना है तो उसको हम यहीं से कस्टम ले सकते हैं, है ना। सागरमाला प्रोजेक्ट में सब अमेंडमेंट किए गए हैं, है ना। यहीं से भी ले सकते हैं। अगर कंफर्म है कि भाई हमारे यहीं आना है तो कुछ लोगों को हम यहीं से वापस कर देंगे, बीच में हम पानी जहाज भेज करके उसको डिलीवरी करवा लेंगे, क्योंकि वो आना है उसको आगे ही, है ना। लेकिन अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, इधर से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको जाने भी दे सकते हैं, लेकिन उसको हम परमिट देंगे तब जाएगा। वो परमिट हम पेड दे सकते हैं कि हमको पेमेंट दे करके वो जाएगा। जैसे पिटोरिया और कार्टरेट 2 पॉलिसी पुर्तगालियों ने चलाया था, है ना। कस्टम तो वसूला जाता है जब हमारे कोस्ट पर कोई पहुंचा है अपना सामान लेकर के, तब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अगर किसी को हम हमारे यहाँ सामान लेके जाना ही नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाना चाहता है ना। लेकिन सर वो उस बाउंड्री में से नहीं जा सकते सर, वहां से अगर नहीं हम निकलना है परमिट तो देंगे, कस्टम पैसा देना लेंगे। हम नहीं कस्टम देना पड़ता है कि उसको परमिट का पेमेंट देना पड़ता है। सर जहाँ तक मेरा अनुमान है कस्टम का है सर, कस्टम चार्ज है, क्योंकि वहाँ का जो भी रहता है, वहाँ पर जो भी जितना भी साफ सफाई का जो भी कहीं पे सेलो वाटर रहता है, तो जितना भी उसका क्लीनिंग वगैरह होता है वो सब उसी देश के जिम्मेदारी होती है, तो वो वहाँ पर कर वसूलते हैं सर। जी सर। हाँ तो वो दूसरा टैक्स होता है, उसको कस्टम नहीं कहते हैं, है ना। नहीं बट वो कस्टम नहीं है, वो दूसरा टैक्स है। उसको लेकिन टैक्स लेते हैं सर, वहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्स लेते हैं। वो पैसा लेते हैं भाई, पैसा तो लेंगे, पैसा लेंगे, है ना। पैसा तो लेते ही हैं कि तुम इधर जा रहे हो, ऑयल स्पिल करोगे, ये करोगे, वो करोगे। दूसरी चीज तो हमारी सुरक्षा खतरा है, हम चाहे तो किसी के ऊपर परमिट लगा दें, सर ये बोल सकते हैं ना कि पैसा लेते हैं। यहाँ तक हम पैसा लेते हैं, सीधी बात ये है। 4 तरह के टैक्स हैं, अलग अलग हैं, उस पर हम भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग तरीके के 4 टैक्स लगते हैं, ठीक है। उसको समेकित रूप से कहीं कस्टम लिख दिया होगा, पूरा कस्टम नहीं होता है वो, ठीक है। सफाई शुल्क और ये वो सुरक्षा कर, दुनिया भर के कर लगे हुए हैं। हम पैसा तो लेते ही हैं, लेकिन यहाँ हम पैसा नहीं लेते हैं, यहाँ ले ही नहीं सकते हैं, वो आएगा जाएगा। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल हमको मिले हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से अधिकार हैं जो हमको मिले हुए हैं? जैसे कि यहाँ पर कोई आइलैंड है तो उसको उस पर हम अपनी दावेदारी घोषित कर सकते हैं कि यह हमारा है, और हम केस कर सकते हैं। कोई दूसरा अगर कब्जे में किया हो तो उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं कि यह हमारा है। तो जैसे कि न्यू मोरे वगैरह देना पड़ा भारत को, बांग्लादेश को, ऐसे ही
है ना, केस के कारण। दूसरा चीज, हम आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकते हैं, जैसा कि चाइना ने साउथ चाइना सी में बना रखे हैं, ढेर सारे नेवल बेस तैयार कर रखा है उसने, है ना। तो हम यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड, न्यूमरस आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकते हैं। 2 अधिकार यहाँ पर हो गए। क्लेम कर सकता है एक तो नेचुरल आइलैंड को, दूसरा आर्टिफिशियल आइलैंड को क्रिएट कर सकता है। तीसरा बात यहाँ पर आती है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात, जैसे मान लो तेल निकला, खनिज निकला, कुछ निकला, उसको निकाल सकता है ना। चौथी बात, यहाँ पर वो रिसर्च कर सकता है, एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है, लेकिन अभी उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत और पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के तहत बहुत सारी चीजें लगी हुई, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे कि मरीन इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ हो, ऐसा कुछ भी वो वहां पर नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि महासागर में आप एक्सपेरिमेंट कर दोगे, वहां पर मिसाइल चेक कर रहे हो तो वहां पर मछली मर जाएंगी, पानी प्रदूषित हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग नहीं कर सकते हो आप अभी, है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मरीन फिशरी पर कर सकते हो, कुछ नए तरह की मछलियों को ब्रीडिंग के लिए तुम टेस्टिंग कर सकते हो, कुछ नए तरह के मैंग्रोव के प्रोडक्शन पर टेस्टिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप वहां पर बम दगा के चले जाओगे, अभी ऐसा नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद होता है हाई सी, ये सबके लिए खुला होता है, किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड रूट मैक्सिमम यहां से होकर के जाते हैं, कोई भी किधर से भी आ जा सकता है, सबके लिए खुला मार्ग है, जल मार्ग है, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग जो है यहां से होकर के जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कोस्ट लाइन से जुड़ी हुई बातें। और कभी कभी क्या होता है कि जो 2 देश होते हैं उनके बीच इतना कम दूरी होती है कि ना वहां पर EEZ काम करता है, ना ये काम करता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा, अरब और इराक ईरान के बीच हो जाएगा, श्रीलंका और भारत के बीच हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत के बीच हो जाएगा। तो ऐसे देशों के बीच में स्पेशल वो उसमें वर्ल्ड बैंक को भी आना पड़ता है कभी कभी बीच में, नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत ही हो जाता है। यस, EZ इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये क्रिएट किया जाता है संधि के तहत। कभी कभी क्या होता है किसी एक को दे दिया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है आधा आधा बांट देते हैं, कभी कभी नो मीन्स लैंड कर देते हैं, न तुम आओगे न तुम आओगे, न तुम जाओगे न तुम जाओगे, है ना, ऐसे कर देते हैं। कभी बाइफर्केशन कर देते हैं कि इस लाइन के इधर तुम आओगे, इस लाइन की इधर तुम जाओगे। अगर कोई बैरियर है, यहाँ कोई आइलैंड है वगैरह, तो इस आइलैंड के इधर तुम्हारा, इस आइलैंड तुम्हारा, ऐसे भी कर देते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उन देशों के बीच में कैसे संबंध है। अगर ज्यादा ही नकारात्मक संबंध होंगे तो उनको क्या कर देंगे, वहां पर हम फ्रीज कर देंगे, नो मेंस लैंड बना देंगे, न तुम आओगे न तुम आओगे, तो झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अब किसी को कोई डाउट हो तो सर पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विश्व बैंक भी कर सकती है निपटारा? नहीं, विश्व बैंक को बीच में लाना पड़ता है। इसलिए लाना पड़ता है विश्व बैंक को क्योंकि पैसा देता है सभी देशों को वो, तो जो पैसा देता है ना वो निपटारा करा सकता है ना। कहेगा हम नहीं देंगे तुमको, तुम्हारा इतना कर्जा हमको दो, तो लोग उससे फिर डरते हैं, मानते हैं, है ना। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? चलिए ठीक है।